नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। वक्फ संशोधन विधेयक अब ये केंद्र सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। केंद्र सरकार को लगा होगा कि शायद उसके राजनीतिक एजेंडे को धार मिलेगी, लेकिन अब वही राजनीतिक एजेंडा उसका पटरी से उतरता दिखाई पड़ रहा है। सहयोगी दलों ने एक बार फिर आंख दिखानी शुरू कर दी है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने चेतावनी दी है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे एलजेपी के नेता चिराग पासवान हो, अब सभी के स्वर बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के नेता हैं, उन्होंने भी इन सभी पार्टियों के नेताओं से ये कहा है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इस विधेयक के साथ में है या इसके विरोध में। मुस्लिमों की जो जमीनें हैं, वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, उसको सरकार अपने कब्जे में लेने की जो कोशिश कर रही है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं या फिर उसका विरोध कर रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। और आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस संशोधन विधेयक के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। पिछले दिनों अभी पटना में, बिहार की राजधानी पटना में विरोध प्रदर्शन किया गया और आज विजयवाड़ा में इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तेलुगु देशम पार्टी के नेता और चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा है कि किसी भी तरीके से वो अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी नहीं होने देंगे, उनका नुकसान नहीं होने देंगे। इसका मतलब ये साफ है कि एनडीए गठबंधन के भीतर इस विधेयक को लेकर सहमति नहीं है और अब ये विधेयक एनडीए गठबंधन के भीतर एक टूट फूट की बड़ी वजह बनता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है। अमलेंदु जी, जब ये विधेयक आया और जेपीसी को गया, लेकिन उसके बाद सरकार जिस तरह से प्रोएक्टिव दिखाई पड़ रही थी, तो उसको क्या लग रहा था कि ये दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां, खासतौर पर एलजेपी को भी अगर हम ले लें तो ये उसका समर्थन करेंगी, लेकिन अब ये पासा बिल्कुल उल्टा पड़ता दिखाई पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल ये पासा उल्टा पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और समीर जी, पहले शायद बीजेपी समझ ये रही थी कि जब समय आएगा तब ईडी और सीबीआई के जरिए चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, इन सबको डराकर ये बिल पास करा लिया जाएगा। तो चिराग पासवान तो पहले डर भी गए थे और वो बिल के समर्थन में उनके वक्तव्य भी आ चुके हैं, लेकिन कल चिराग पासवान ने बीजेपी की हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स के खिलाफ जमकर बोला है और साफ कहा है कि मैं बीजेपी की इस पॉलिटिक्स से सहमत नहीं हूँ। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि मैं सहमत नहीं हूं और मैं 21वीं सदी में पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं इन सारे मसलों पे बातचीत नहीं करता। ये चिराग पासवान ने बोला है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पे जो चैलेंज दिया नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान को कि हम आपको, मतलब मुसलमान आपको माफ़ नहीं करेगा, और ये उसका असर एक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चूँकि चंद्रबाबू नायडू जो हैं, कल उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टीडीपी हमेशा से अल्पसंख्यक कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रही है। उनकी सरकार हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा करती रही और आगे भी करेगी। ये चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट कहा है साफ तौर पर। तो इसका मतलब ये समझा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने अब मोदी सरकार को धमकाया है कि वक्फ बिल पर चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। अगर वो बिना चंद्रबाबू नायडू के पास करा सकती है तो पास करा ले। अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार भी इस मसले पर खुलकर बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। और चिराग पासवान जो कल कह रहे थे कि बीजेपी की इस पॉलिटिक्स से सहमत नहीं है, क्या वो भी बीजेपी के इसके साथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? चूंकि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी हैं उनको स्पष्ट करना होगा कि वो इस बिल के समर्थन में या विरोध में है। तो अब ये बातें नहीं चलेंगी कि आप बिल की खिलाफत भी करें और फिर आप अपने को सेकुलर बताने की बात भी करें। जी बिल्कुल, जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पटना में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आने को कहा था अपने समर्थन में, तो नीतीश कुमार वहां पर नहीं पहुंचे थे। यह माना गया कि नीतीश कुमार इसके समर्थन, वक्फ संशोधन विधेयक जो सरकार ला रही है उसका एक तरह से वो समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ नेताओं के बयान भी ऐसे आए थे कि वो समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। एलजेपी नेता चिराग पासवान भी समर्थन में आ गए थे, हालांकि विरोध करने वालों में सबसे पहले लोगों में वही थे। लेकिन जिस तरह से तेलुगु देशम पार्टी ने एक साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर यह संकेत दिया है और कहा है कि हम इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते हैं, वो अब ये लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की वजह से एलजेपी नेता चिराग पासवान और जेडीयू नेता नीतीश कुमार को भी अपनी लाइन बदलनी पड़ेगी। लेकिन एक बात और है अमलेंदु जी, चंद्रबाबू नायडू ने कभी भी इस तरह से इस विधेयक का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने अभी तक बोला नहीं था, लेकिन स्पष्ट तौर पर विरोध करने का
काम उन्होंने किया है, ये पहली बार भले ही किया है, लेकिन ये संकेत बहुत साफ है और खासतौर पर नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान के लिए एक बड़ा संदेश है। हाँ, ये लगता है समीर जी कि चंद्रबाबू नायडू ने स्टेप ले लिया है, उन्होंने कदम उठा लिया है कि बीजेपी के अगर हम उसको हमारी वजह से सरकार चल रही है तो बीजेपी का एजेंडा हम लागू नहीं होने देंगे। ये शायद चंद्रबाबू नायडू ने कदम उठा लिया है और अगर चंद्रबाबू नायडू ये कदम उठा लेंगे तो इससे नीतीश कुमार और चिराग पासवान को भी दम मिलेगा समीर जी, और ये एक नई समीकरण जो है फिर बनेंगे और वक्त के जरिए ही हो सकता है कि जमीनें छीनने की जो कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है तो इस मोदी सरकार के नीचे की ही जमीन खिसक जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू ये स्टेप उठा लेते हैं कि वक्फ बिल का विरोध करेंगे वो और नीतीश कुमार और चिराग पासवान को समझा ले जाते हैं कि आपको भी विरोध करना चाहिए, तो ये हो सकता है। लेकिन आज जो एक चीज हुई है समीर जी, वो घटना ये है कि एक तरफ तो बिहार में नवरात्रि पर वो मीट की और मछली की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन नीतीश कुमार जिसमें हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें पटना में उर्दू ट्रांसलेटर्स को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और अमित शाह भागकर पहुंचे हैं बिहार और 2 दिन वो बिहार रहेंगे और वहां जाकर सारे समीकरण टटोलेंगे कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान जो गड़बड़ तो नहीं कर सकते हैं इस वक्त बिल के उस पर, और वहां जाकर वो अपनी जमीन तलाशेंगे अमित शाह। तो अभी जो पिछले दिनों एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई थी अमलेंदु जी, उसमें तो नीतीश कुमार नहीं आए थे, तो क्या अब जब अमित शाह गए हुए हैं तो बिहार में चूंकि आने वाले दिनों में वहां विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें इन पार्टियों के बीच में एनडीए के घटक दलों के बीच में कोई सहमति बनती है नहीं बनती है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से अमित शाह को अपने बिहार के दौरे कैंसिल करने पड़े हैं। क्यों करने पड़े हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर इन राजनीतिक दलों को यानी एनडीए गठबंधन के सहयोगियों को असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है, जो बातें कही, एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू का जो बयान आया है बहुत ही महत्वपूर्ण अहम बयान है, तो सुनते हैं क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने इन राजनीतिक दलों के लिए जो एनडीए के समर्थन में इस समय है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार्ज बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात के तो नायडू को खास तौर पर उन्होंने कहा, हालांकि ये उनका जो बयान है ये निश्चित तौर पर चिराग पासवान के लिए भी है और नीतीश कुमार के लिए भी है, क्योंकि उन दोनों पार्टियों को मुस्लिम संगठनों का समर्थन मिलता दिखाई पड़ता है, अक्सर मिलता रहा है। और अभी पिछले दिनों जिस तरह से इन दोनों नेताओं की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया मुस्लिम संगठनों ने, उसको देखते हुए भी इन दोनों ही दलों को, जो बिहार की प्रमुख पार्टियां हैं यानी चिराग पासवान की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी, जो इस समय एनडीए सरकार का समर्थन कर रही हैं, उनके सामने अब एक बड़ा संकट है कि वो इस विधेयक पर सरकार का समर्थन करें या न करें। और दूसरा बड़ा संकट यह है कि इसी के आधार पर अब विधानसभा चुनाव में भी इन दलों के बीच गठबंधन के बिखरने की आशंका दिखाई पड़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस विधेयक के समर्थन की कीमत वसूलने की कोशिश करेगी और नीतीश कुमार कहीं से भी अपने को कमजोर दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, जो उनकी अभी तक की राजनीति है और जिस तरह से बिहार में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होता आया है। अब इन सब के बीच क्या बिहार में किस तरह के राजनीतिक समीकरण बनेंगे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत एक बड़ी लाइन खींच दी गई है चिराग पासवान के सामने और नीतीश कुमार के सामने। इन दोनों नेताओं के सामने एक दुविधा, बड़ी दुविधा इस समय दिखाई पड़ रही है, चाहे वो एनडीए के गठबंधन के घटक दल के तौर पर हो और चाहे मुस्लिम संगठनों के इस वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो उनका जो एजेंडा है, उनका जो ट्रैक है, उसे लेकर हो।
हाँ बिल्कुल समीर जी, इसको लेकर एक तरह से कहा जाए कि अब विवाद बढ़ता जा रहा है और बीजेपी अब शायद पीछे इतना आगे बढ़ चुकी है, पीछे कदम कैसे उठाए, क्योंकि अमित शाह ने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम इसको हर हाल में लेकर आएंगे इस बिल को। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू समर्थन नहीं करेंगे और नीतीश कुमार भी नहीं करेंगे और चिराग पासवान भी अगर समर्थन नहीं करेंगे तो कैसे बिल पास होगा। हालांकि चिराग पासवान अभी तक ये नहीं बोले हैं कि वो इस बिल के खिलाफ जाएंगे, उनका आखिरी बयान जो इस बिल का है वो इस बिल के समर्थन में ही है, आखिरी बयान। लेकिन सबसे पहले आपत्ति भी चिराग पासवान ने उठाई थी कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया था कैबिनेट की बैठक में इसको लाने से पहले। और उसके बाद समिति जब ये बिल पेश किया जा रहा था उस समय किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनके पास एक चिट आई और उस चिट के बाद जो था वो तुरंत जो था उन्होंने घोषणा कर दी कि इसको जेपीसी में भेजा जा रहा है। समझा यह जाता है कि जो चर्चाएं हैं कि वो ये है कि मोदी जी की चिट्ठी आई थी, चिट आई थी कि उसमें बताया गया था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लोग जो हैं वो अभी इसका विरोध कर देंगे और वोटिंग हो गई तो सरकार अभी गिर जाएगी, तो इसलिए जेपीसी में इसको भेज दिया जाए, फिर इसको मामले को सुलटा लिया जाएगा। तो वो सुलटा पाए कि नहीं सुलटा पाए ये अभी नहीं कहा जाता कितना सुलटा लिया गया, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में चर्चाएं चल रही हैं, उसमें नीतीश कुमार क्या कर पाएंगे कहना भी ज़्यादा सही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार इस समय बांट रहे हैं ये हम लोगों के बराबर में विजुअल चल रहा है, ट्रांसलेटर्स को सर्टिफिकेट, उर्दू ट्रांसलेटर को प्रमाण पत्र बांट रहे हैं और ठीक उस समय बांट रहे हैं जिस समय अमित शाह बिहार में हैं। तो क्या ये अमित शाह को संदेश देने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं कि आप तो जो है कब्जा करना चाहते हैं मदरसों पे, मस्जिदों पे, वक्फ की संपत्तियों पर, और हम जो है यहाँ उर्दू ट्रांसलेटर्स को बांट रहे हैं नियुक्ति पत्र। तो क्या नीतीश कुमार इसके जरिए कोई संदेश देना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री भी यहाँ मौजूद हैं। जी हाँ। तो बीजेपी अब क्या जवाब देगी इसको लेकर, यानी सारे देश में आप फसाद फैलाएंगे और यहाँ बैठकर आप नीतीश कुमार के साथ में जाकर वहाँ उर्दू ट्रांसलेटर को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो ये चीज़ें आ रही हैं समीर जी सामने। जी बिल्कुल, ये चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है। चूंकि ये चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी, और तेलुगु देशम पार्टी अब जिस तरह से बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इसके विरोध में उतर आई है वो उसके लिए बड़ी मुसीबत का सबब है, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी अगर विरोध करती है तो फिर लोक जनशक्ति पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी उसका समर्थन नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है और यह स्थिति होगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो केंद्र की एनडीए सरकार है उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी और उस सरकार को खोने की कभी कोशिश नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसी की बदौलत बहुत कुछ है। इसकी जितनी भी और यहाँ पर सरकारें चल रही हैं या फिर जो उसकी पूरी ताकत है उसका केंद्र बिंदु वही है, केंद्र की सरकार। और केंद्र की सरकार इन पार्टियों के की नाराजगी सीधे इस केंद्र की सरकार की जो उसका स्थायित्व है उस पर असर डालेगी। अब वक्फ संशोधन विधेयक पर क्या सरकार पीछे जाएगी? हालांकि ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि अगर वो विधेयक लाना चाहती तो बजट सत्र में, चूंकि 3-4 दिन का और बचा हुआ है, 4 अप्रैल तक है, वो ले आती। लेकिन तेलुगु देशम पार्टी नेता चंद्रबाबू नायडू के रुख का उसको आभास रहा होगा, इसीलिए जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने के बाद आनन फानन में जिस तरह से जेपीसी की रिपोर्ट जगदम्बिका पाल ने पेश की है, प्रस्तुत की है यहाँ पर, उसके बाद वो चाहती तो बीजेपी उस विधेयक को ला सकती थी, लेकिन लाया नहीं गया। इसका मतलब साफ है कि चंद्रबाबू नायडू क्या स्टेप इस पर उठाएंगे, इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी को रही होगी। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को रही होगी और शायद नायडू को समझाया नहीं जा सका होगा या नायडू को धमकाया नहीं जा सका होगा, दोनों हो सकता है। कल तो नायडू ने उल्टा धमका दिया है कि हम हमेशा वक्फ की संपत्तियों की रक्षा करते रहे अपनी सरकार में और आगे भी करते रहेंगे। तो ये उनका कहना है कि हम वक्फ की संपत्तियों की रक्षा करते रहेंगे। ये साफ तौर पर संकेत देता है कि नायडू ने मोदी सरकार को धमका दिया है कि वक्फ बिल पर वो उसके खिलाफ जाएंगे। और इधर नीतीश की पार्टी भी जो है वो इस पर खुलकर बोल रही है और हाँ, जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, उन्होंने 2 दिन पहले ही समीर जी साफ तौर पर कहा है कि मुसलमानों में विधेयक को लेकर डर है, जब तक शंकाएं मुसलमानों की दूर नहीं होंगी तब तक संसद में पास नहीं होगा। यह कहना है जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर का, जो नीतीश कुमार के बड़े नजदीकी समझे जाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, कि जब तक शंकाएं मुसलमानों की दूर नहीं होंगी तब तक संसद में पास नहीं होगा। वक्फ की संपत्तियों को लेकर मुसलमानों
मुसलमानों में डर पैदा किया गया है और नीतीश चाहते हैं कि स्टेक होल्डर्स की शंकाओं को दूर किया जाए। फिर से पढ़ दूं कि वक्फ की संपत्तियों को लेकर मुसलमानों में डर पैदा किया गया है और नीतीश चाहते हैं कि स्टेक होल्डर्स की शंकाओं को दूर किया जाए। सीएम नीतीश ने पहले ही कहा था कि इस विधेयक पर स्टेक होल्डर्स से बातचीत करनी चाहिए और उनकी राय को शामिल करना चाहिए। देश के सभी मुसलमान जो इस विधेयक को लेकर तरह तरह की शंकाएं रखते हैं, उनको आश्वस्त करता हूं कि उनकी शंकाओं को दूर किए बगैर यह बिल कानून का रूप नहीं लेगा, तब तक संसद में पारित नहीं होगा। यह साफ तौर पर कहना है खालिद अनवर का, जो जेडीयू के एमएलसी हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि पहले सारे स्टेक होल्डर्स से बातचीत की जाए। और आरोप अब ये लग रहे हैं समीर जी, जो राज्यसभा में भी लगे, कि जो विपक्ष के डिसेंट नोट थे उनको नहीं लिया गया और जबरदस्ती जो बिल जो था वो इसको पेश कर दिया गया सरकार को। ये जो बात है कि उसको जेपीसी को दिया गया, जो अभी आपने बताया कि अचानक एक चिढ़ जाती है, क्योंकि भरोसा नहीं था कि ये पारित हो पाएगा, लेकिन उस पर उसको जेपीसी के पास तो भेजा गया, लेकिन जेपीसी की रिपोर्ट जिस तरह से बनाई गई, जेपीसी की जिस तरह से बैठकें हुई, जेपीसी में विपक्षी सांसदों को जिस तरह से इग्नोर किया गया, लगातार आरोप लगे कि उनको उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, उनकी जो असहमति के बिंदु हैं, यानी जो डिसेंट नोट्स हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनको खारिज कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि पहली बार ऐसा हुआ कि जेपीसी की बैठकों से विपक्ष के सांसदों को निष्कासित किया गया, उनको सस्पेंड किया गया। इस तरीके से जेपीसी की रिपोर्ट तैयार हुई, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो विपक्षी दल हैं उन्होंने सीधे तौर पर उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। और रिपोर्ट बनाते समय भी विपक्षी दलों के सभी संशोधन जो थे उनको खारिज कर दिया गया, क्योंकि उनकी आपत्तियों को लिया ही नहीं गया। और सत्ता पक्ष के जिन लोगों ने जो कुछ उसमें सुझाव दिए थे, अमेंडमेंट के सुझाव दिए थे, उनको स्वीकार किया गया। तो ये जेपीसी रिपोर्ट, इस पर आरोप लग रहे हैं कि पूरी तरह से वही है जो सरकार चाहती है। अब विपक्ष, जो सरकार के साथ जो राजनीतिक दल हैं, उनके सामने बड़ी चुनौती है कि वो इसको पास कराएं या ना कराएं, और ये दुविधा नीतीश कुमार के साथ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो इस विधेयक के साथ नहीं है। हाँ, बिल्कुल उनका स्पष्टता आ चुकी है कि वो किसी भी हाल में इस विधेयक के साथ नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और ये स्पष्टता इस बात में आई है, उन्होंने कहा है कि हम अपने राज्य में वक्फ की संपत्तियों की रक्षा करते रहे हैं और हम आगे भी वक्फ की संपत्तियों की रक्षा करते रहेंगे। और जो उन्होंने कहा है समीर जी, वो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टीडीपी हमेशा से अल्पसंख्यक कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रही है और उनकी सरकार हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा करती रही है और आगे भी करेगी। ये जो कहा है आगे भी करेगी वक्फ संपत्तियों की रक्षा, तो ये साफ तौर पर मोदी सरकार को संदेश जो है चंद्रबाबू नायडू का पहुंच चुका है कि वक्फ बिल पर वो साथ में नहीं आएंगे और अगर ये बिल लाया जाता है तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी इसकी खिलाफत करेगी। और अगर नहीं करती है तो जैसा कि ओवैसी कह रहे हैं साफ तौर पर कि फिर मुसलमान आपको माफ नहीं करेगा। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान, इन तीनों को माफ नहीं करेगा। तो ये अब माहौल जो है पूरे देश में बन रहा है। और आज 29 मार्च है, आज विजयवाड़ा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उसी तरीके का धरना है जिस तरीके का धरना दिया पटना में 27 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, जिसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पहुंचे थे। कांग्रेस ने घोषणा की है कि उसके पार्टी के लोग जो है आज इस धरने में विजयवाड़ा में शामिल होंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उन्होंने भी जो है इस विरोध का समर्थन किया और क्या कुछ कहा है वो हम लोग सुन भी सकते हैं। जी बिल्कुल, इसको सुन सकते हैं, लेकिन एक बार असदुद्दीन ओवैसी को सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा है और किस तरीके से इन तीनों ही राजनीतिक दलों को खास तौर पर चेतावनी दी है कि वो अगर इसका समर्थन करेंगे तो उन्हें किस तरीके का राजनीतिक नुकसान हो सकता है। और आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल, यानी जब आखिरी जुमा था रमजान का, उसमें उस काली पट्टी बांधकर इस बिल का विरोध प्रदर्शन किया, लोगों ने नमाज पढ़ी। सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, किस तरीके से इन तीनों ही राजनीतिक दलों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वो वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध नहीं करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, तो उनको क्या राजनीतिक नुकसान हो सकता है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा।
मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू आप भूल गए। तो नायडू, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के सामने एक बड़ा धर्म संकट, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अपनी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है कि वो किसी भी तरह से वक्फ की संपत्तियों की रक्षा पहले भी करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। इसका मतलब साफ है कि इस विधेयक के जरिए जो ये आशंका जताई जा रही है कि वक्फ की संपत्तियों को सरकार हथियाना चाहती है, उनका अधिग्रहण करना चाहती है, वो नहीं होने देंगे। ये चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट किया है। सुनते हैं क्या कहा है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने इस संशोधन विधेयक को लेकर। आपको बता दें कि अब ये संशोधन विधेयक, वक्फ संशोधन विधेयक, ये केंद्र सरकार के गले की फांस बन चुका है। मुश्किल में फंसती दिखाई पड़ रही है केंद्र सरकार। लाने जा रही है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, हम प्रारंभ से ही एक बात कह रहे हैं कि जिनके कल्याण के लिए तुम इस कानून को ला रहे हो, पहले भी वक्फ एक्ट में संशोधन किए गए हैं। यदि संशोधन आवश्यक समझते हो तो जिनकी भलाई के लिए है उस समाज को तो विश्वास में लीजिए, उनके प्रमुख संगठनों को विश्वास में लीजिए। आपने तो किसी पर आप तो थोप रहे। आपने जेपीसी में भी जो विपक्ष के सदस्य थे उनकी राय को नहीं माना, कहीं पर भी आप राय मानने को तैयार नहीं है। जो हमने कहा वही कानून, तो कोई भी सामाजिक कानून जिसके इस तरीके के रेमिफिकेशन हो, जो देश की सौहार्द को बिगाड़ सकता हो, तो आप उसको यूं ही नहीं थोपा जाना चाहिए। ये हम अब भी कह रहे हैं, बहुमत आपके पास है, बाकी आप जाने, बाकी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जाने, चिराग पासवान जाने। सर, अलविदा नमाज के दौरान भी इसका काले फीते से विरोध किया गया है, इस विधेयक का। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो लोग प्रभावित हैं लोकतंत्र में, सबको अपने अपने तरीके से विरोध प्रकट करने की अनुमति है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा महान गुण है, तो इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सही किया गलत किया ये वो समाज और जो बृहद समाज है वो विचार करेगा, लेकिन कानूनन इन बातों पर कोई पाबंदी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का रुख पहले से ही है और संसद में लगातार कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती रही है। अब जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठन पूरे देश में इसका विरोध कर रहे हैं, पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हुए थे। और अब सरकार के सहयोगी दलों का जो रुख दिखाई पड़ रहा है, खासकर चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से स्पष्ट तरीके से ये कहा है कि हम वक्फ की संपत्तियों का नुकसान नहीं होने देंगे, उसे लेकर अब केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ दिखाई पड़ रही हैं। हाँ, बिल्कुल, केंद्र सरकार की मुश्किलें समीर जी अब काफ़ी बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं और ऐसे मोड़ पे आ गई है बीजेपी। अभी हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि साहब वो बिल अभी आया ही नहीं है तो उस पर विरोध क्यों हो रहा है, विरोध क्यों, जगदम्बिका पाल भी कह रहे हैं। तो क्या इसका मतलब अब बैक होने की तैयारी शुरू कर दी है बीजेपी ने? ये भी लगता है कि चूंकि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से स्पष्ट संकेत आने के बाद कि वो समर्थन नहीं करेंगे, अब बीजेपी शायद बैक हो रही है। और बैक होते पे इसीलिए जो जगदम्बिका पाल ये कह रहे हैं कि साहब अभी तो कानून आया ही नहीं है तो विरोध किस बात का हो रहा है। तो ये तर्क, कानून पारित ही हो जाएगा तब विरोध करके क्या होगा। हाँ, तो यही जो अब तर्क दिया जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये समझ में आ गया है कि अब शायद जो समर्थन जो है वो नहीं चंद्रबाबू नायडू करेंगे, और चंद्रबाबू नायडू अगर समर्थन नहीं करेंगे तो इससे ताकत चिराग पासवान और नीतीश कुमार को भी मिलेगी और उनके ऊपर दबाव ज्यादा है, क्योंकि दोनों का चुनाव जो है बिहार में वो नजदीक है समीर जी, वहीं परीक्षा होनी है दोनों की। जी बिल्कुल, चुनाव नजदीक है, वहां परीक्षा होनी है और वहां गठबंधन की भी परीक्षा होनी है और नीतीश कुमार की अपनी खुद की पार्टी की राजनीतिक परीक्षा होनी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उनको नुकसान इसका दिख रहा है और जिस तरह से बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये बातें दिखाई भी पड़ रही हैं, मुस्लिम संगठनों ने पहली बार ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया, बाकायदा घोषणा करके उसका बहिष्कार किया कि हम इसमें नहीं आएंगे क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक जैसे मुद्दों पर आपकी राय, पार्टी की राय स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम नेता
आप खुले तौर पर इसके विरोध में है। ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी इसमें दो भागों में बटी हुई है, क्योंकि कुछ नेता हैं, खासकर लल्लन सिंह जैसे नेता हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो इसका समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, खुले तौर पर आधिकारिक रूप से इसका समर्थन कर रहे हैं। वहीं एमएलसी जो है खालिद अनवर, वो इसका विरोध करते दिखाई पड़ रहे हैं। तो बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार के लिए ये सबसे ज्यादा मुश्किलों भरा समय है, क्योंकि ये वक्फ संशोधन विधेयक का मामला ऐसा हो गया है कि उनकी पार्टी ही दो भागों में बटी दिखाई पड़ रही है। हाँ, बिल्कुल उनकी पार्टी दो भागों में दिखाई पड़ रही है। और औरंगजेब को लेकर खालिद अनवर के सवाल पर जो था वो जेडीयू के विधायक भी उनके खिलाफ हो गए थे। लेकिन अब वक्फ बिल पर जो कहा है खालिद अनवर ने, इसके विरोध में किसी का भी कोई वक्तव्य नहीं आया है, जेडीयू खंडन नहीं आया जेडीयू की तरफ से कि नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं कहा है। और बल्कि नीतीश कुमार अमित शाह को चिढ़ाने के लिए आज जो है वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं उर्दू ट्रांसलेटर को, जिस समय अमित शाह बिहार में मौजूद हैं। तो अमित शाह को ये चिढ़ाया जा रहा है कि हम तो यही करेंगे, आपको जो करना वो कर लीजिए। क्या इसका मतलब ये संकेत दे दिया है नीतीश कुमार ने? ये अब देखने वाली बात होगी। ये इसका मतलब है अमलेंदु जी की चंद्रबाबू नायडू ने जो अपना स्टैंड क्लियर किया है, रुख स्पष्ट किया है, उससे अब नीतीश कुमार को भी एक बड़ा बल मिलता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक वो ढुलमुल रवैया अपनाए हुए थे। कुछ नेता समर्थन में बयान दे रहे थे, कुछ विरोध में बयान दे रहे थे, लेकिन हालांकि अभी आधिकारिक रूप से उनकी पार्टी का इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से उनकी पार्टी में इस पर मतभेद दिखाई पड़ रहे हैं और उनको राजनीतिक नुकसान की आशंका साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, उसको देखते हुए ये लगता है कि चंद्रबाबू नायडू का ही स्टैंड अपनाएंगे नीतीश कुमार भी। इसमें अब कोई दो राय नहीं रह गई है। हाँ, बिल्कुल अब कोई दो राय इसमें लगती नहीं है। और अगर आप दूसरा कोई स्टैंड अपनाते हैं तो फिर चुनाव में फिर उनको उसका नुकसान होगा साफ तौर पर। मुख्य बात यही है। और ओवैसी ने जो साफ तौर पर नाम लेकर कहा है, मतलब ओवैसी ने तीनों का नाम लेकर साफ तौर पर कहा है, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और नीतीश कुमार का, कि आप जो है आप हमारी संपत्तियों पर कब्जा करवाना चाहते हैं और बीजेपी का आप साथ दे रहे हैं, तो ये आपके बिना जो है ये बिल पास नहीं हो सकता। तो आप इसका मतलब इसको समर्थन दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती एक तरीके से आप कह सकते हैं समीर जी, कि नीतीश कुमार के सामने अब चंद्रबाबू नायडू ने शायद खड़ी कर दी है कि वो तो इसका बिल का विरोध करेंगे, अब नीतीश कुमार को तय करना है। लेकिन हो सकता है कि नीतीश कुमार में भी थोड़ी ताकत आ जाए चंद्रबाबू नायडू के इस बयान के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार शायद अभी तक कमजोर पड़ रहे थे कि पता नहीं उनके सांसद जो है वो तोड़ के ना ले जाए नरेंद्र मोदी, चूंकि जिस तरह के बीच में चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार भी अब दम पकड़ने वाले हैं शायद। जी बिल्कुल। अब इसका मतलब यह है कि चूंकि एक घटक दल और मजबूत घटक दल चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने जब अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, तो नीतीश कुमार भी अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे। ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और चूंकि इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या दूसरे जो मुस्लिम संगठन है, जमीयत उलमाए हिंद है और भी संगठन है, उन लोगों ने जिस तरह से देशव्यापी प्रदर्शन का इस विधेयक के खिलाफ एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और लगातार उसको कर रहे हैं, उसको देखते हुए भी चूंकि इनके ऊपर, इन सभी पार्टियों के ऊपर लगातार दबाव पड़ रहा है। और शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ी गई रमजान के समय, और इसका भी एक बड़ा असर पड़ा है। उसी मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने इन तीनों ही पार्टियों के नेताओं को एक तरह से चुनौती दी कि आप समर्थन में हैं कि विरोध में हैं। सुनते हैं क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है बताइए आप। जब गुरुद्वारा सिखों में खाली सिख मेंबर बन सकता है, तो कैसे यहां पर एक गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। जब अगर कोई मंदिर की प्रॉपर्टी पर 12 साल से भी काबिज है, सिखों की गुरुद्वारा की जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, ईसाइयों के गिरजा घर की जमीन पर कोई 12 साल से काबिज है, तो वो मालिक नहीं बनता। मेरे अल्लाह के नाम पर दी हुई जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, तो मोदी कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक नहीं होगा, वो काबिज मालिक हो जाएगा। आप बताइए कौन सा इंसाफ है ये।
तो ये वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध लगातार हो रहा है। देशव्यापी प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन की योजना बना रखी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ने। उसी में असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे। आज विजयवाड़ा में इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, देश भर में, पिछले दिनों पटना में और उससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर में। तो यानी इसको लेकर अब जिस तरह से पूरा एक देशव्यापी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, निश्चित तौर पर एनडीए में शामिल कुछ राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। और तेलुगु देशम पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो इस संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर ये एनडीए के लिए झटका है, भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका है, लेकिन झटका तो है, पर यह भी सही है जैसा अमलेंदु जी कह रहे थे कि इस विधेयक को कभी भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जा सकता है। और ऐसा लग रहा है कि वो डाल ही दिया गया है, क्योंकि अगर लाना होता तो सरकार इस बजट सत्र में ला सकती थी। अभी 4 दिन का और 4 अप्रैल तक ये सत्र चलेगा, लेकिन अब तक उस विधेयक पर कोई बात आगे नहीं बढ़ रही है और बीजेपी के कोई नेता उस पर कोई बयान भी नहीं दे रहे हैं। अमलेंदु जी, हाँ, कोई नेता इस पर कोई बयान नहीं दे रहा है कि इस पर क्या बात होगी, किस पर नहीं होगी। और ये कहा जा रहा है कि अभी तो आया ही नहीं, तो विरोध क्यों हो रहा है। मतलब जो भी एक बात आई है वो जगदम्बिका पाल की तरफ से आई है और किसी तरफ से नहीं आई है। और उनका भी ये कहना है कि जब ये आया नहीं तो विरोध क्यों हो रहा है। यानी वो सवाल पूछना, कहना ये ट्रेड यूनियन की तरीके से काम करना है, ये जगदम्बिका पाल का कहना है। लेकिन समीर जी, चंद्रबाबू नायडू के एक छोटे से वक्तव्य के बाद एक तरीके से कहा जाए कि पूरे एनडीए की राजनीति में भूचाल आ गया है। और यह भूचाल मोदी सरकार को परेशान कर रहा है शायद। और ये संकेत मिल गया है कि चंद्रबाबू नायडू ने शायद बात कर ली है नीतीश कुमार से और चिराग पासवान से कि वो इसके खिलाफ जाएं, इस बिल के खिलाफ अगर ये बिल आता है तो। अगर ऐसा है समीर जी, तो हो सकता है कि जो सत्ता के जो मतलब बीजेपी के जो संकट मोचक लोग हैं उन्होंने कोई संपर्क चंद्रबाबू नायडू से साधने की कोशिश की हो और उनको ये संकेत चंद्रबाबू नायडू ने दे दिया हो कि भाई हम अपनी राजनीति खराब नहीं करेंगे आपकी राजनीति ठीक करने के लिए। क्योंकि अगर आप अपनी राजनीति ठीक करना चाहते हैं और आप अपने एजेंडे को लागू करना चाहते हैं तो एजेंडा हमारा भी है। हमने आपको अपने एजेंडे पर समर्थन दिया है, आपके एजेंडे पर समर्थन नहीं दिया है। ये चंद्रबाबू नायडू समझा सकते हैं समीर जी। तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से अब बड़ा कदम इसमें उठाया जा सकता है। और अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एक हो जाते हैं तो ये बिल किसी हाल में पास नहीं होगा। चिराग पासवान को भी फिर इनके साथ ही आना पड़ेगा समीर जी। और चिराग पासवान ने तो कल जो है संकेत दे दिया है, खुलकर कह दिया है कि वो बीजेपी से सहमत नहीं है, जो बीजेपी की हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स है। जी बिल्कुल, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खास तौर से उनसे सवाल पूछा गया कि नमाज को लेकर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं या फिर नवरात्र में मीट की दुकानों को बंद किया जा रहा है, बिहार में भी किया जा रहा है, जबकि वहां पर एनडीए के वो भी एक घटक दल है, इसका उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया कि ये सब चीजें, और बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि इस तरह की बातें होनी ही नहीं चाहिए, ये सब देश को पीछे ले जाने वाली बातें हैं। तो ये अब बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के वक्फ संशोधन विधेयक पर जो उन्होंने स्टैंड लिया है उसका सीधा असर बिहार की इन दोनों पार्टियों पर जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में समर्थन दे रही है सरकार बनाने में, सरकार चलाने में। और चूंकि बिहार में आने वाले दिनों में 5-6 महीनों के बाद यहां पर विधानसभा चुनाव है, उसमें भी इस गठबंधन में क्या असर पड़ेगा, इन चीज़ों का, इन सहमतियों और असहमतियों का, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सब के बीच आज 2 दिन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे हुए हैं। इसके पहले भी कई बार उनकी बिहार की यात्राएं रही अमलेंदु जी, लेकिन वो सारी टलती रहीं। अब ये यात्रा हुई है, अब देखना है कि इसमें चुनाव को लेकर या जो सीट शेयरिंग की बातें हो रही हैं उस पर कुछ चर्चा होती है, या अभी जो दिल्ली में बैठक हुई थी उसी तरह से ये भी एक मेल मिलाप का ही कार्यक्रम रहेगा। हाँ, अब देखना ये कि नीतीश कुमार के साथ कहीं मंच साझा होता है कि नहीं होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि नीतीश कुमार तो इस समय मुस्लिम ट्रांसलेटर्स को, उर्दू ट्रांसलेटर्स को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और अमित शाह जो है वक्फ की संपत्तियों में कब्जा कराने के लिए बिल पेश कर रहे हैं कि वो बिल लेकर आएंगे वक्फ बिल का। तो अभी नीतीश कुमार क्या करते हैं ये देखना होगा, अमित शाह वहां क्या करते हैं। लेकिन नायडू के ये कहने के बाद कि हम रक्षा करते रहेंगे, और कल चिराग पासवान ने जिस तरीके से कहा है कि वो बीजेपी से की इस पॉलिटिक्स से सहमत नहीं है, अमित शाह का बिहार पहुंचना वो भी 2 दिन के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। समीर जी, असल में कल वो एक निजी टीवी चैनल पर थे चिराग पासवान, और चूंकि वो दूसरे चैनल की बाइट है तो हम उसको दिखा नहीं सकते, लेकिन बता सकते हैं वहाँ बातचीत क्या हुई। तो उनसे पूछा, एंकर ने पूछा कि बीजेपी को लेकर अभी जो माहौल बना हुआ है, ऐसा हो गया है कि संभल में सड़क पर नमाज पढ़ने
पढ़ने नहीं देंगे या मेरठ में भी नहीं पढ़ने देंगे। एक वर्ग का कहना है कि अगर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देना है तो पूरे देश में कीजिए, बीजेपी शासित हर राज्य में कर दीजिए। पूरे यूपी में प्रशासन का ऑर्डर आ जाए कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। कुछ जगहों पर आप रोक रहे हैं। फिर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर ईद के एक दिन पहले पढ़ भी लिया तो क्या हो जाएगा, क्या सड़क घिस थोड़ी जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है? जब उनसे ये पूछा गया तो चिराग पासवान ने कहा, जो कहा उन्होंने, मैं पढ़ के सुना देता हूं समीर जी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है सब फालतू की बातें, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। फिर से पढ़ के सुना देता हूं। मुझे लगता है कि सब फालतू की बातें हैं, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए, और दिक्कत यह होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर चर्चा करने लगते हैं तो बिना मतलब इससे समाज में और देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है। बिना मतलब के संप्रदाय अलग अलग लोगों के बीच में टकराने पैदा होती हैं। कोई मतलब नहीं है, जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं, करते रहेंगे। लेकिन जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः आप मुझसे पूछते कि आपने एज ए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या काम किया। कितना बड़ा सवाल उनका कि अगर आज ये मस्जिद में के बाहर नमाज पढ़ेंगे और कहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, इसको लेकर अगर बातें नहीं हो रही होती तो आप मुझसे ये सवाल पूछते कि एज ए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर आपने अब तक क्या काम किया। चूंकि आपने ये सवाल नहीं पूछा और आप ये सवाल पूछा, ये कहा, तो इस पर सवाल जो था ये कहा कि एंकर ने कहा कि चिराग भाई ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई जिसको आप फालतू बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना, यानी सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी। इस पर जो चिराग ने कहा समीर जी, वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। उससे आगे बढ़कर चिराग ने कहा, पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो जिक्र कर रहा हूं, मैं सहमत नहीं हूं, मैं यही जिक्र कर रहा हूं, यानी मैं बीजेपी की इस पॉलिटिक्स से सहमत नहीं हूं, मैं यही जिक्र कर रहा हूं। और आगे उन्होंने कहा, भाई देखिए मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा हूं, मुझे इन सभी बातों से, और मैंने इस बात को बार बार कहा, बोलते मैंने खुद ही कहा है कि धार्मिक विषय में अंतर नहीं करना चाहिए, व्यक्ति का विषय है। मैंने जब इफ्तार दिया, मैं तिलक लगा के गया हूं। अब उसको लेकर अगर यह विवाद खड़ा किया जाए, भाई मेरी आस्था है ना इस पर कि मेरी व्यक्तिगत आस्था है, मैं आपके धर्म का सम्मान करने के लिए अपने धर्म के संस्कारों को नहीं भूलूंगा। लेकिन यह सारी बातें बंद कमरे के पीछे की हैं। यह व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कईयों की आस्था होती है, कईयों की नहीं होती। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वह हिंदू नहीं है? लेकिन यह सारी व्यक्तिगत आस्था का विषय है, जिसे सार्वजनिक रूप से या धार्मिक आधार पर सामान्यीकृत करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? तो यह एक तरीके से चिराग पासवान ने बीजेपी की जो बांटो और धर्म के आधार पर बांटो, जाति के आधार पर बांटो की जो पॉलिटिक्स है, उसके खिलाफ चिराग पासवान ने सीधे सीधे बगावत कर दी। जी बिल्कुल, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारी सहयोगी पार्टी है तो क्या हुआ, हम तो उसके विरोध में हैं, और ये स्पष्ट तरीके से कहा उन्होंने। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जब हम वक्फ संशोधन विधेयक की बात कर रहे हैं, उसके बाद उसका विरोध करने वालों में सबसे पहले चिराग पासवान ही थे, और शायद इसी विरोध की वजह थी जो इसको जेपीसी के पास भेजा गया। लेकिन बाद में चिराग पासवान ने अपने सुर बदले। पर चंद्रबाबू नायडू के इन बयानों के बाद अब जिस तरह से चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी के नेता हों या चिराग पासवान खुद हों, अब उनके बयान आ रहे हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। और अब जो चिराग पासवान कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम इस तरह की बांटो और राज करो वाली राजनीति हम उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को शायद वही राजनीति सूट करती है। अब चाहे यहाँ पर राणा सांगा का मुद्दा हो, चाहे कुणाल कामरा का मुद्दा हो, सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर लताड़ लगा रहा है राज्यों की सरकारों को, हाई कोर्ट्स को, लेकिन ये सारे मुद्दे बंद होते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इस पर चर्चा जारी है। और आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने क्या कहा था। रामजी लाल सुमन को संसद में अपनी बात का स्पष्टीकरण देने का भी मौका नहीं मिला। रामजी लाल सुमन को एक बार फिर सुनेंगे हम लोग। उन्होंने भी कहा है कि मैंने वही बातें कही है जो इतिहास की किताबों में लिखी हैं, मैं उस पर माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन ऐसे मुद्दों पर संसद में घंटों संसद का वक्त जाया हो रहा है और संसद की कार्यवाही तक स्थगित हो रही है। खैर, सुन लेते हैं रामजी लाल सुमन क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। उन्होंने जो कहा था और उसको लेकर जिस तरह से उनके घर पर तोड़फोड़ की गई, हमला किया गया, और उस पर किसी ने अभी तक ना तो माफी मांगी है बल्कि दोबारा अभी उस पर और भी ज्यादा यहाँ उन्होंने प्रशासन को एक चेतावनी भी दी है। और जो कहा है उन्होंने वो महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि हमने प्रशासन से अनुरोध किया है कि आप इसकी व्यवस्था कीजिए कि ये हमले ना हो, और लेकिन अगर आपके ऊपर कोई ऊपर से दबाव है तो आप हमको छूट दे दीजिए, इनसे हम निपट लेंगे। और ये हमला मेरे ऊपर नहीं, ये पीडीए के ऊपर हमला है। तो यहाँ एक लंबी लकीर जो है वो रामजी लाल सुमन ने खींच दी है। और अब देखना ये है कि बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी की पुलिस है, वो किस तरीके से इस मसले को निपटती है। और भारतीय जनता पार्टी जो राज्यसभा में ऊधम मचा रही थी, यानी कि जो उनका वक्तव्य राज्यसभा की कार्रवाई से निकाला जा चुका, उस पर बात करने के लिए जब जो निकाला जा चुका है, तो किस तरीके से जो उपराष्ट्रपति हैं, जो सभापति हैं, वो उस पर बात रख रहे थे। और क्यों जो था वो राधा मोहन दास अग्रवाल जो बीजेपी के सांसद हैं, उनको मौका दिया कि जो बात निकाली जा चुकी है संसद की कार्रवाई से, उस पर कोई अपनी बात रखे। समीर जी, सुनते हैं कि क्या कहा। जी बिल्कुल, सुनते हैं रामजी लाल सुमन को क्या कह रहे हैं। और अपनी बात पर वो कह रहे हैं कि कोई माफी मांगने की बात नहीं है, हमने जो कहा है वो इतिहास की बातें हैं और उस पर माफी मांगने का सवाल नहीं उठता है। हम भविष्य की रणनीति तय करेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जो उपेक्षित है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो दलित हैं, शोषित है, पीड़ित है, अकलियत के लोग हैं, ये हमला रामजी लाल सुमन पर हमला नहीं है, ये हमला पीडीए पर हमला है। अभी उन्होंने फिर दोबारा से 12 तारीख का फिर ऐलान किया है कि हम 12 तारीख को फिर आ रहे हैं। तो अब जिस तरह से हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि रोज ये ऐलान हो रहे हैं, और पहले भी लोगों ने ऐलान किया था, प्रशासन को जानकारी थी, अब नए ऐलान हो रहे हैं। प्रशासन से कहेंगे कि इसका समुचित व्यवस्था करें, और प्रशासन की अगर कहीं मजबूरी है तो हमें छूट दे दें, हम अपने आप निपट लेंगे। तो रामजी लाल सुमन को आपने सुना, और रामजी लाल सुमन ने वो बात कही जो राणा सांगा को लेकर इतिहास की बात, इतिहास की किताबों में लिखा है, वो तथ्य है, उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। लेकिन उनको वो बात कहने का भी एक तरह से कहा जाए कि अधिकार नहीं है जो बात इतिहास की किताबों में लिखी गई है। यही बात पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुआ जब अबू आज़मी ने औरंगज़ेब को लेकर बातें कही थी। लेकिन और सुप्रीम कोर्ट बार बार ये टिप्पणी कर रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण है। भले ही कोई उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन इससे किसी को उसकी बात कहने से रोका नहीं जा सकता है। पर चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे रामजी लाल सुमन हो, या फिर कुणाल कामरा हो, उन्होंने व्यंग्य किया, एक कॉमेडी की, और उसको लेकर किस तरीके से महाराष्ट्र में उनके खिलाफ हमले हो रहे हैं। जहां पर उन्होंने शो किया वहां तोड़फोड़ की गई, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब खबर आ रही है कि कुणाल कामरा के खिलाफ फिर से कई और मुकदमे लाद दिए गए हैं। हाँ, उन पर 3 मुकदमे और लाद दिए गए हैं। ये खबर आई है कि उनको एक मामले में उन पर जो था उसको मद्रास हाई कोर्ट ने उनको दे दी थी राहत, लेकिन अब उन पर जो है 3 मुकदमे जो हैं वो और लगा दिए गए हैं। ये खबर आई है। इसको लेकर जो संजय राउत हैं, शिवसेना UBT के सांसद हैं, उन्होंने जो है कहा है कि मैं सभी से बात करता हूँ, मैं संसद का सदस्य हूँ, कोई मुझे फ़ोन कर सकता है। मैंने उनसे कहा कि उन्हें जो कहना है कहें और कानून से ना भागे। मुंबई पुलिस निष्पक्ष, मैं यह भी मांग करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार कुणाल कामरा को विशेष सुरक्षा प्रदान करे। जब कंगना रनौत का हमारे साथ झगड़ा हुआ था, उनकी सुरक्षा के लिए भी विशेष बल प्रदान किया गया था। यानी महाराष्ट्र सरकार ने ही कंगना रनौत को कराया था, जबकि सरकार उस समय शिवसेना UBT की थी। तो महाराष्ट्र सरकार का ये दायित्व है कि कुणाल कामरा को सुरक्षा प्रदान कराए। ये संजय राउत का कहना है। संजय राउत को हम लोग सुन भी लेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन ये मसला ये भी बड़ा बनता चला जा रहा है, जो बीजेपी सरकार के लिए एक सिद्ध दर्द बन सकता है। क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में टिप्पणी की है, उसमें यह भी कहा है कि साहित्यकार, कलाकार, व्यंग्यकार, इन सबकी जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इनको इसकी आज़ादी है, और इसका रक्षा करना पुलिस का और न्यायाधीशों का कर्तव्य है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो कुणाल कामरा के मामले में भी ये बात होती है, और 7 अप्रैल तक उनको मद्रास हाई कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी थी। अब वो ये मालूम पड़ते कि ये हुआ, तो उसके बाद 3 और मुकदमे जो है उनके ऊपर लगा दिए गए। वो बिल्कुल कुछ उसी तरह से अमलेंदु जी की जेल में अगर किसी को रखना है तो आपको अगर कोर्ट से उसको राहत मिल रही है तो एक और मुकदमा ला दिया जाएगा। ये असम में हुआ है। हाँ। एक पत्रकार है। हाँ, हाँ। एक पत्रकार, उसने भ्रष्टाचार का मसला खोला, तो एक मामले में उसको जमानत मिली, और जैसे ही बाहर निकला वैसे ही तुरंत उसको गिरफ्तार दूसरे मामले में कर लिया गया, और फिर अदालत ने उसको दूसरे मामले में जमानत दे दी। तो ये हो रहा है। बिल्कुल, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बहुत गंभीर टिप्पणियां की है, लेकिन ये चीजें रुक नहीं रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को, आदेशों का भी किस तरह से उसकी अवहेलना हो रही है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल सुनते हैं संजय राउत ने कुणाल कामरा के मामले में क्या कहा है, क्या याद दिलाई है महाराष्ट्र की सरकार को।
कुणाल कामरा को एंटीसिपेटरी बेल दी गई है और 31 तारीख को वो यहाँ आने वाले हैं मुंबई में। किस तरह से देखते हैं? और आपने कहा कि आपकी बातचीत भी हुई। बात ऐसे मेरी सबसे बात होती है। हाँ। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे कोई भी फोन कर सकता है। जब महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न निर्माण होता है तो ऐसे लोगों से हम देखते हैं कि बाबा आप शांति से लीजिए, कुछ करो। मैंने इतना ही कहा है कि आप कानून के सामने जाकर अपनी जो बात है वो रखो, कानून से मत भागो। मुंबई पुलिस है, बहुत निष्पक्ष पुलिस है मुंबई की। चाहे कुणाल कामरा का स्टूडियो तोड़ने में उनका वो देखते रहे, स्टूडियो तोड़ते रहे, पुलिस देखते रहे, वो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि कुणाल कामरा को मुंबई में आकर अपनी बात रखनी चाहिए और उनको जो कहना है वो पुलिस के समक्ष कहना चाहिए। और मैं ये भी मांग करता हूँ सरकार से, जब मुंबई में कंगना रनावत और हमारा झगड़ा हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी ने कंगना रनावत को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया था सेंटर का। वैसा प्रोटेक्शन कुणाल कामरा को देना चाहिए। स्पेशल फोर्स दिया था रक्षा के लिए, कंगना रनावत के लिए, क्योंकि उनको लगा कि हम उनके ऊपर हमला करेंगे। हम किसी महिला के ऊपर हमला नहीं करते, हम नामर्द नहीं। तो उस प्रकार का प्रोटेक्शन और सुरक्षा व्यवस्था कुणाल कामरा को भी देनी चाहिए। तो बिल्कुल सुरक्षा, किसी को भी सुरक्षा देना वो सरकार का काम है। उसने कोई गलती की है, उसने कोई अपराध किया है, ये तय करना अदालत का काम है। और जब अदालत तय करेगी तो फिर उसको सजा दी जाएगी, सजा मिलेगी अगर वो उसको किसी मामले में दोषी ठहराती है। यही बात कह रहे हैं और उदाहरण भी दे रहे हैं कि हमने कंगना रनावत के मामले में ऐसे ही किया था, हमारे खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की थी लेकिन हमने उनको सुरक्षा दी थी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कुणाल कामरा को जब जमानत में, अग्रिम जमानत मिल रही है मद्रास हाई कोर्ट से, तो बॉम्बे में, महाराष्ट्र में उनके खिलाफ 3 और मुकदमे लगा दिए जाते हैं कि आप इधर आप उधर अग्रिम जमानत लेते रहिए, इधर हम आपके खिलाफ मुकदमे, ये मुकदमे के बाद मुकदमे आपके खिलाफ हम दर्ज करते रहेंगे। यानी किसी भी कीमत में हम आपको गिरफ्तार करेंगे और जेल में रखेंगे। यही कहना चाहती है शायद सरकार। हाँ, सरकार यही कहना चाहती है, लेकिन इसका भी समीर जी निकला जा सकता है कि जो इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर भी सख्त एक्शन ले सकता है कि मतलब आपको अगर हाई कोर्ट ने उसको अंतिम जमानत दे दी तो आपने 4 मुकदमे और लगा दिए, तो आप इसका मतलब अदालतों को समझ नहीं रहे हैं। इसका मतलब यही है, सरकार अदालत के आदेशों को समझ नहीं रही है, तो इस पे मामला सरकार के खिलाफ जा सकता है। लेकिन यहाँ जो एक बात संजय राउत कह रहे हैं, वो संजय राउत ने कहा कि हम महिलाओं पे हमला नहीं करते, हम नामर्द नहीं हैं। तो संजय राउत कहना क्या चाहते हैं, किसको नामर्द कहना चाहते हैं? जो लोग कुणाल कामरा के यहाँ जाके हमला कर रहे हैं, एक तरह से कहा जाए कि जो कॉमेडियन है उसके ऊपर, पहली तो बात यह कि कॉमेडियन की कॉमेडी से किसी को घबराने की चिंता क्यों करनी चाहिए? वो कॉमेडियन है, कॉमेडी कर रहा है, तो कॉमेडी से तो घबराते कमजोर लोग हैं। जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि आप इतने कमजोर हो जाते हैं कि एक साहित्यकार कुछ कह दे, एक शायर कुछ कह दे, एक कॉमेडियन कुछ कह दे तो आपको लगता है कि आपकी कुर्सी हिल गई। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि कुणाल कामरा के किसी टिप्पणी से महाराष्ट्र सरकार हिल गई? क्या आप ये मान रहे हैं? अगर ऐसा नहीं मानना है तो ठीक है, एक कॉमेडियन ने कुछ कहा, निकल के चला गया। मतलब जिन लोगों ने पूरे देश में नहीं सुना कि कुणाल कामरा ने क्या कहा, आपने सबको सुनवा दिया। इतने अच्छे आपके जो है रणनीतिकार हैं कि और उसको बार बार आप सुनवा रहे हैं, वो रोज जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। तो ये किस तरीके की रणनीति लोग बनाते हैं समीर जी? असल में है ये कि जो समर्थक होते हैं दलों के, वो अपना एक तरह से कहा जाए कि ये बताने के लिए वो ज़्यादा स्वामी भक्त हैं, अपने नेता के ज़्यादा हैं, वो अपने नेता की ही जो है एक तरह से कहा जाए वो अपमान करा देते हैं। तो कुणाल कामरा ने अपमान किया या नहीं किया, इस पर हम नहीं जा सकते कि क्या किया उसने, क्या नहीं किया, और किसका नाम लिया किसने नहीं लिया। लेकिन कुणाल कामरा पर हमला करके शिंदे साहब के समर्थकों ने शिंदे साहब का अपमान जरूर करा दिया, क्योंकि सब जगह चर्चा यही हो रही है कि सब शिंदे के समर्थकों ने हमला कर दिया। जी बिल्कुल, अब तो इस तरह के कई सारे वीडियो भी बनकर आ रहे हैं अमलेंदु जी की, जैसे उनकी पार्टी के, शिंदे की पार्टी के लोग इस मुद्दे पर जानबूझकर उनका अपमान करा रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं उस तरह के बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हो या फिर मद्रास हाई कोर्ट से जमानत, उनको अग्रिम जमानत
मिली कुणाल कामरा को, वो मामला हो। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार किस तरीके से एक्शन ले रही है ये बहुत गंभीर है कि ना तो उसको हाई कोर्ट के किसी आदेश की कोई चिंता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट की किसी गाइडलाइन की चिंता है, सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की चिंता है, सुप्रीम कोर्ट की किसी तरह की टिप्पणी की चिंता है। इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर यही बात थी कि उन्होंने एक शेर को बोला था, कुछ पंक्तियां बोली थी, शायर है, बोलेंगे ही, कई जगह सुनाते रहते हैं, उससे कुछ लोग आहत हो गए। उन्होंने गुजरात में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, उस एफआईआर को रद्द करने के लिए उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया, गुजरात हाई कोर्ट ने मना कर दिया। उसी पर सुप्रीम कोर्ट का कल बड़ा फैसला आया, रद्द करते हुए जो टिप्पणियां की कि आप किसी के व्यक्तिगत आज़ादी, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको कैसे आप रोक सकते हैं? कोई नहीं रोक सकता, आपको चाहे अच्छा लगे और चाहे ना लगे। यहां तक कि गुजरात हाई कोर्ट को लेकर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बहुत ही एक सख्त लहजे में टिप्पणी की। हाँ, बहुत सख्त लहजे में टिप्पणी की और ये कहा कि न्यायाधीशों को जो है वो व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षा करनी चाहिए। हम संवैधानिक न्यायालय हैं और मतलब सख्त एक तरीका है टिप्पणी वो गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने की। तो ये समझिए, इधर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कल जाकर मिलेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से आरएसएस के मुख्यालय में नागपुर में। और ये जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से नागपुर जो है पहली बार जा रहे हैं माथा टेकने के लिए। तो क्या समीर जी इसको लेकर अब चर्चाएं ये चल रही हैं, क्या आरएसएस ने कोई प्लान बना लिया है, क्या मोदी जी को रिटायर करना है, क्या इस तरीके का कोई प्लान बना लिया? वरना मोदी जी तो 11 साल तक नहीं गए थे, तो अब मोदी जी आरएसएस मुख्यालय क्यों जा रहे हैं जबकि वो खुद को प्रधान स्वयंसेवक कहते रहे हैं? तो अगर वो प्रधान स्वयंसेवक है तो प्रधान स्वयंसेवक जो है वो अब तक जाकर मोहन भागवत से क्यों नहीं मिले थे, या मोहन भागवत उनसे क्यों नहीं मिले थे? और जो भी मुलाकात भी हुई है उनकी, तो वो राम मंदिर के जो उद्घाटन था उसके समय हुई उनकी मुलाकात। तो इसको लेकर जो सवाल उठाए, लेकिन इस बीच जो है जो सुनील अंबेकर जो आरएसएस के प्रवक्ता हैं उन्होंने जो कहा है, और उनका कहना यह है समीर जी कि जब मोहन भागवत और मोदी एक दूसरे से मिलते हैं तो इस बात पर चर्चा करते हैं कि आरएसएस द्वारा किए गए कार्यों को कैसा बेहतर बनाया जाए और देश को बेहतर बनाने के में अपने प्रयासों को कैसे लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो उसमें नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख की मुलाकात होगी। हालांकि ये मुलाकात पहले से ही ये कार्यक्रम तय है, लेकिन अब जिस तरह से राजनीतिक बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं, तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू का वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो बयान आया है और उसके बाद बिहार के जो एनडीए के घटक दल हैं उनके बयानों में भी एक बदलाव दिखाई पड़ रहा है, वो बहुत मायने रखता है। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह पटना के दौरे पर है। बहुत सारी चीजें इसमें पक रही हैं, क्या हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इस समय जो जिसको कहा जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम और टिप्पणी वो चंद्रबाबू नायडू का वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बयान है। और उससे पहले अगर कहें तो जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने इन पार्टियों को जो एक चेतावनी दी है। हाँ बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी दी, उसको हम लोग फिर भी सुन लेंगे एक बार। असदुद्दीन ओवैसी ने बाकायदा नीतीश, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को लेकर क्या कहा, लेकिन उनकी चेतावनी एकदम साफ है कि ऐसा नहीं चलेगा कि मुसलमानों के वोट से मुख्यमंत्री तो आप बने और मोदी जी को आप बनवा दें प्रधानमंत्री, और उसके बाद फिर आप जो है मस्जिदों मदरसों की संपत्तियां आप छिनवाने के लिए बीजेपी का साथ दे दें। तो ऐसा अब नहीं होगा। ये नीतीश बाबू, चंद्रबाबू और चिराग बाबू ये तीनों इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें, आपको फिर माफ नहीं करेगा मुसलमान। इसका मतलब अमलेंदु जी की असदुद्दीन ओवैसी की बात तुरंत समझ ली चंद्रबाबू नायडू ने और तुरंत ही उसका असर दिखाई पड़ रहा है चिराग पासवान पर और नीतीश कुमार की भी पार्टी पर। कैसे, वो हम आपको बताते हैं, लेकिन सुन लेते हैं कहा क्या असदुद्दीन ओवैसी ने। कि आपने गुजरात और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात के। तो
असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी या फिर जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, और यही नहीं उत्तर प्रदेश की पार्टी आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल यानी जयंत चौधरी, उनको भी एक गंभीर चेतावनी दी है। हालांकि आरएलडी के नेता जयंत चौधरी इसको पहले ही भाप गए और उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जुमे की नमाज के लिए जो चेतावनी जारी की गई, जो सख्ती बरती गई, उस पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार पर बेहद सख्त टिप्पणी की। तो लेकिन अब इस मुद्दे पर भी जब रुख बदलता दिखाई पड़ रहा है चंद्रबाबू नायडू का, नीतीश कुमार का और चिराग पासवान का, तो जयंत चौधरी का भी रुख इस पर बदलता हुआ दिखेगा ही, वो पहले से ही दिखने लगा है। यानी एनडीए के घटक दलों में अब वक्फ संशोधन विधेयक का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो उसके लिए खतरे की घंटी साबित होता दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, ये खतरे की घंटी जो है वो साबित होता हुआ दिखाई पड़ता है और ये साफ तौर पर जो है वे खतरे की घंटी है। हमारे एक दर्शक हैं विजय कुमार श्रीवास्तव जी, वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी 3 दिन से वायनाड का दौरा कर रही हैं और आपका चैनल झूठ बोल रहा है कि आज वायनाड में प्रियंका गांधी का दौरा है। तो इन 3 दिन में आज भी शामिल है विजय कुमार श्रीवास्तव जी, तो आज भी दौरा है। तो इस बातों को समझने की कोशिश किया कीजिए। तो ये समझिए जो चिराग पासवान और इन सबको जो बात कह रहे थे ओवैसी, ये साफ तौर पर एक तरीके से जयंत चौधरी पे तो असर हो गया। जयंत चौधरी ने तो इसको लेकर मतलब इतनी सख्त टिप्पणी की कि जॉर्ज ऑरवेल का जो उपन्यास है 1984, उसमें जिस तरीके से तानाशाही जो है वो तानाशाही एक तरीके से आ गई, ये उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। तो यानी अब बीजेपी के अंदर विरोध के सुर जो है, बीजेपी की जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नीति है उसके ऊपर उठना शुरू हो गए हैं। चिराग पासवान भी कल खुलकर बोले हैं, जयंत चौधरी का इस तरीके का बयान आ गया। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि हम हमेशा से वक्फ की संपत्तियों की रक्षा करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। नीतीश कुमार जो है वो उर्दू ट्रांसलेटर्स को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। नीतीश कुमार को सॉरी माफ कीजिएगा, अमित शाह जो है वो भागकर पहुंचे हैं बिहार, और अब बिहार में उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होगी कि नहीं होगी ये भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी पर एक दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि इसी सत्र में वक्फ बिल आएगा। अब देखना ये होगा कि ओवैसी जो चेतावनी दे रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो चेतावनी दे रहा है, जिस तरीके से उसने बहिष्कार किया नीतीश कुमार और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टियों का, तो इसका असर अब चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान और जयंत चौधरी पर होता है कि नहीं होता है, ये वक्फ बिल पर मालूम पड़ जाएगा। और अगर ये दल यानी राष्ट्रीय लोकदल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जनता दल यू और तेलुगु देशम अगर वक्फ बिल पर बीजेपी सरकार का यानी मोदी सरकार के बिल का समर्थन करते हैं, तो इसका मतलब फिर ये बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बात तय हो जाएगी। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, जिस तरह से जयंत चौधरी का जो बयान था, उन्होंने ट्वीट किया था और बहुत ही सख्त टिप्पणी थी, और उसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए जो कुणाल कामरा या फिर इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में हो रहा है कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी, उसमें वही कहा गया था कि लोगों के विचारों को भी पुलिस नियंत्रित करती है, लोग कैसे काम करेंगे, आचरण करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। जो उन्होंने उदाहरण दिया था 1984 उपन्यास का, उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की। और ये बीजेपी शासित तमाम राज्यों का ये मामला है, केवल ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश का, हालांकि संदर्भ वो जरूर उत्तर प्रदेश का ही था, लेकिन उसमें ये सारी बातें आ जाती हैं। छोटा सा ट्वीट किया जयंत चौधरी ने, लेकिन उसमें बीजेपी शासित तमाम राज्यों की सरकारों को किस तरीके से आड़े हाथों लिया गया, यह बहुत साफ नजर आ रहा है। तो यानी जो तमाम घटक दल हैं, जयंत चौधरी की पार्टी भी बिल्कुल उन्हीं घटक दलों के साथ दिखाई पड़ रही है। एक तरह से जो घटक दल हैं एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के, वो अलग दिखाई पड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अलग दिखाई पड़ रही है। हाँ, अब उनको समझ में आने लगा कि बीजेपी तो अपना एजेंडा सब पूरा कर रही है जी। ये तो 240 पे रहकर भी उसी तरीके से काम कर रही है जैसे 303 पे कर रही थी, और पाप आएगा वो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी के सिर पे कि इन्होंने पाप किए हैं, तो इसकी वजह से बीजेपी अपने एजेंडे में कामयाब हो गई। तो अब ये इनको सोचना है कि ये अपनी पॉलिटिक्स इनको करनी है कि नहीं करनी है, या इनको बीजेपी में शामिल हो जाना है। तो अगर आपको यही करना है, बीजेपी के एजेंडे को ही करना है, तो अपनी पार्टियों का विलय कर दीजिए बीजेपी में। ये अब बातें होने लगी हैं समीर जी। जी बिल्कुल, ये बातें होने लगी हैं क्योंकि एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं पिछले 10 साल में उनका अलग अलग राज्यों में क्या हश्र हुआ है, ये सभी के सामने है। और अब खास तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी
पार्टी उनको, उस पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हाल फिलहाल जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम नेता बिल्कुल वो ही बातें बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होता है, उससे ये आशंकाएं और भी ज्यादा स्पष्ट होने लगती हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर जब तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है और उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया है कि वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर वो सरकार का साथ नहीं देंगे, यानी जिस तरीके से वक्फ की संपत्तियों को सरकार हड़पने की कोशिश कर रही है, जो मुस्लिम संगठनों का आरोप है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम इसको किसी भी कीमत पर हड़पने नहीं देंगे। ये एनडीए सरकार के लिए, एनडीए के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है। अब इसमें अमित शाह पहुंचे हुए हैं पटना, इन सब के बीच चुनावी रणनीति एनडीए की किस तरह से बनती है, क्या वहां बातें होती है, नीतीश कुमार अमित शाह से मिलते भी हैं या नहीं मिलते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। इन सब पर रहेगी हमारी नजर। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए आप डीवी लाइव के साथ। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।